वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है परसेप्शन ऑफ इंडियंस ऑन इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा जो इंडिया से बाहर रहने वाले जो इंडियंस है, इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, उनके बारे में इंडिया में रहने वाले इंडियंस किस तरीके का सोच रखते हैं, उनका क्या परसेप्शन है, उनका क्या फीलिंग होती है, ये सारे चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। हम सभी इंडिया में रहते हैं तो हम अमूमन बाहर के जो कंट्री में रहने वाले लोग हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं। बहुत बार हम पॉजिटिव बातें भी करते हैं और बहुत बार उनको लेकर हम नेगेटिव बातें भी करते हैं। तो ये जो परसेप्शन है ये लोगों के द्वारा वेरीड होता है। डिफरेंट वक्त पर हम अलग अलग तरीके का परसेप्शन देखने को मिलते हैं, हम भी अलग अलग तरीके से उनको परसीव करते हैं। तो यहाँ पर आज के इस क्लास में किस तरीके से इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी को परसीव करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे पॉजिटिव क्या क्या परसेप्शन है, फिर नेगेटिव परसेप्शन क्या है और आजकल के वक्त पे किस तरीके का परसेप्शन इवॉल्व हो रहा है। परसेप्शन खास करके जो नेगेटिव परसेप्शन है वो किस तरीके से धीरे धीरे बदल रहा है। तो ये सारे चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जब हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं, अमूमन आप लोग आपके आसपास भी जब भी बात करोगे तो देखोगे कि आप NRI शब्द का यूज़ सबसे ज़्यादा करते हो। यहाँ पर हमें लगता है कि जो इंडियन डायस्पोरा है इसका मतलब सिर्फ NRI है, ऐसा नहीं है। NRI के साथ साथ PIO भी इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पर जो NRIs है वो होते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियंस। वो इंडिया से जॉब के बेसिस पे हो या फिर एजुकेशन के लिए जब इंडिया को छोड़ के दूसरे कंट्री में बसते हैं तब हम उनको नॉर्मली NRI कहते हैं। और दूसरे होते हैं ओवरसीज इंडियन, जिनको पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है, जहाँ पर जनरेशन टू जनरेशन लोग उस कंट्री में रह रहे हैं लेकिन उनका जो मेन ओरिजिन है वो इंडिया है। तो यहाँ पर जब इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं, यहाँ पर दोनों को ही इंक्लूड करके बात किया जाता है। अब ये जो डायस्पोरा है वो किस तरीके से इम्पैक्ट ला रहा है या फिर लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे रीज़न के वजह से, बहुत सारे चीज़ों के द्वारा ये जो परसेप्शन है ये इन्फ्लुएंस्ड होती है। जैसे कल्चरल प्रैक्टिस, किस तरीके का कल्चर इंडियन डायस्पोरा कर रहा है, वहाँ पर मीडिया किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है, अलग अलग बॉलीवुड के मूवीज़ किस तरीके से चीज़ों को दर्शा रही है और लोगों का जो स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर है, लोगों का जो पुराने ज़माने का एक विचारधारा है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों के द्वारा हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो आगे बढ़ता है। हमारा थॉट प्रोसेस बहुत सारे चीज़ों के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होती है। तो यहाँ पर हम नॉर्मली दो कैटेगरी में हमारा परसेप्शन को डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पॉजिटिव परसेप्शन और दूसरा है नेगेटिव परसेप्शन। पॉजिटिव परसेप्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेगेटिव परसेप्शन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम समझेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव परसेप्शन में हम देखते हैं एडमायरेशन ऑफ अचीवमेंट्स, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन और कल्चरल एम्बेसडर्स। अब पहले हम पॉजिटिव परसेप्शन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हम पॉजिटिव समझते हैं इंडियन डायस्पोरा के बारे में। यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो है एडमायरेशन फॉर अचीवमेंट। जो भी इंडियन डायस्पोरा अचीव कर रहा है, उनका जो भी अचीवमेंट है उनको हम बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। उनका जो अचीवमेंट है साइंटिफिक वर्ल्ड में हो या फिर पैसे कमाने में हो या फिर कोई और आर्ट टेक्नोलॉजी, ये सारे किसी भी क्षेत्र में हो, उनका जो अचीवमेंट है उसको हम बहुत ज़्यादा मानते हैं और उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत भी इंडिया में की जाती है। जैसे यहाँ पर जो भी लोगों को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलती है, जो इंडियन ओरिजिन के है, उनको अगर ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलती है तो इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होते हैं और यहाँ पर जो NRI या फिर PIOs है उनको हम पॉजिटिवली देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, जैसे सुंदर पिचाई, नोबेल लॉरेंट्स, इसके अलावा भी अरुंधति रॉय, इनके बारे में हम सभी जानते हैं। और इंडियन ओरिजिन के और भी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ में
पॉलिटिक्स में अपना योगदान दे रही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, फिर आर्ट्स एंड क्राफ्ट में भी अपना योगदान दे रही है, जो वर्ल्ड वाइड हर जगह पर जिनको पहचाना जाता है। तो ये सारे ग्लोबल रिकॉग्निशन के वजह से हम इंडियन डायस्पोरा को पॉजिटिवली परसीव करते हैं, उनका अचीवमेंट को हम बहुत हद तक हम अपना अचीवमेंट समझते हैं। फिर हम देखते हैं कल्चरल इन्फ्लुएंस। ये जो बाहर के रहने वाले इंडियन डायस्पोरा है वो इंडियन कल्चर को बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर देते हैं, यानी कि जो भी होस्ट कंट्रीज़ में वो लोग रहते हैं वहाँ पर हमारे कल्चर को वो लोग फॉलो करते हैं। इंडिया का जो खाना है, इंडिया का जो फेस्टिवल है, ये सारे चीज़ों को वो लोग फॉलो करते हैं। तो इसके वजह से इंडियन कल्चर वो इंडिया से बाहर ले जा रहे हैं और लोगों के सामने इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंडियन डायस्पोरिकल पॉपुलेशन है जिनको हम रोल मॉडल की तरह मानते हैं। जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स है, एंटरप्रेन्योर्स है जिनको हम हमारे रोल मॉडल की तरह मानते हैं, उनको हम इंस्पिरेशन मानकर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये सारे चीज़ों के वजह से जो उनका अचीवमेंट है, जो इंडियन डायस्पोरा का अचीवमेंट है, वो हमारा खुद का भी अचीवमेंट बन जाता है और इस वजह से हम जो इंडियन डायस्पोरा है उनको पॉजिटिवली परसीव करते हैं। फिर है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ज़्यादातर लोगों को हम इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के द्वारा ही जानते हैं। जो बाहर के इंडियन डायस्पोरा है वो इंडियन इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स है, अलग अलग जगह है जहाँ पर वो लोग अपना इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन देते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब होता है कि बाहर से पैसे इंडिया में भेजना या फिर बाहर के कंट्री से अपने कंट्री में पैसे भेजना। तो इंडिया में जो भी लोग रह रहे हैं, इंडिया के बाहर जो लोग रह रहे हैं, उनका बहुत सारे रिलेटिव्स, उनका फैमिली वगैरह इंडिया में रह रहे हैं। तो इस वजह से वो लोग कॉन्सिस्टेंटली इंडिया के साथ टच में है और वो लोग जो भी पैसे कमा रहे हैं उसका बहुत सारा हिस्सा वो लोग अपने इंडिया में यानी कि कंट्री में भेज रहे हैं। इसके वजह से इंडिया में इकोनॉमी फ्लो हो रहा है और इंडिया में जो पैसा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वो लोग फैमिली की सपोर्ट के लिए हो या फिर इंडिया के बहुत सारे और भी कंट्रीब्यूशन में इन्वेस्ट करने के लिए हो। फिर दूसरा है इन्वेस्टमेंट। एनआरआईज बहुत ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इंडिया में वो लोग बहुत सारे जगहों पर इन्वेस्ट भी करते हैं। खास करके 1990s में जो लिबरलाइजेशन पॉलिसीज इंडियन गवर्नमेंट लाई थी वहाँ पर एनआरआईज को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था। उनको बोला गया था कि आप लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो। यहाँ पर एनआरआईज के लिए उस वक्त पर कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की गई थी। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी एनआरआई है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वेल्दी एनआरआईज है, उनको बुलाया गया था और यहाँ पर इंडिया में उनको इन्वेस्ट करने के लिए बोला गया था। उनको बहुत सारे चीज़ें भी बताई गई, बहुत सारे पॉलिसीज़ में भी बदलाव लाई गई ताकि लोग यहाँ पर बाहर के जो कंट्री के इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो इंडिया में आकर इन्वेस्ट करें। तो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के वजह से भी हम इंडियन डायस्पोरा को पॉजिटिवली परसीव करते हैं। फिर जो पॉइंट है वो है सपोर्ट ड्यूरिंग क्राइसिस। इंडिया में बहुत सारे वक्त हम क्राइसिस के सिचुएशन देखते हैं। यहाँ पर फ्लड हो या फिर ड्रॉट हो, अलग अलग रीज़न के वजह से इंडिया क्राइसिस में जाता है। बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर है या फिर इकोनॉमिक डिजास्टर के वक्त भी जो बाहर के इंडियंस है, इंडियन डायस्पोरा के जो पीपल है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मदद करते हैं क्योंकि उनका जो मेन रूट है वो इंडिया का साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से अगर होमलैंड में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो लोग खड़े होते हैं और इंडिया में पैसे भेजते हैं, इंडिया को उस क्राइसिस से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी हम इंडियन डायस्पोरा का बहुत ज़्यादा देखते हैं और जिसके वजह से इंडिया में इन्वेस्टमेंट चलता है। इंडिया का जो इकोनॉमी है वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है। फिर हम देखते हैं कल्चरल एम्बेसडर्स।
कल्चरल एम्बेसडर्स की तरह ये जो इंडियन डायस्पोरा है वो काम करते हैं। इंडिया के कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, बाहर के कंट्रीज में इंडियन कल्चर को पहुंचाने के लिए, इंडियन हेरिटेज को पहुंचाने के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो भी इंडियंस है जो ट्रेडिशनल वेज को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर वो अपना जो कल्चर है वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर रहे हैं। यहाँ पर फेस्टिवल्स के जरिए हो या फिर चिल्ड्रन को मदर टंग सिखाने के द्वारा हो या फिर अलग अलग तरीके का टीचिंग देने से हो, यहाँ पर वो अपना इंडियन कल्चर को दूसरे कंट्रीज में पहुंचा रहे हैं और ये जो कल्चरल हेरिटेज है वो अपने जनरेशन से दूसरे नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर ये जो इंडियन डायस्पोरिकल पीपल है वो लोग कल्चरल एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ग्लोबल एडवोकेसी में भी उनका योगदान है, यानी कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म में क्या क्या चीज़ें हो रही है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जो भी इंडिया का इंटरेस्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं डायस्पोरा के लोग। वहाँ पर अलग अलग कम्युनिटीज़ का एस्टैब्लिशमेंट होते हुए हम देखते हैं। बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स में अपना योगदान देते हैं, ट्रेड में, डिप्लोमेसी में अपना योगदान देते हैं। यहाँ पर इंडिया का जो प्रॉब्लम है इसके बारे में बात करते हैं और इंडिया को एक बेहतर सक्षम कंट्री बनाने के लिए ये सारे लोग ग्लोबल जगहों पर अलग अलग ग्लोबल प्लेटफॉर्म में इंडिया के बारे में बात करते हैं। ये सारे चीज़ों के वजह से इंडिया का जो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ रिलेशन है ये दिन ब दिन और भी बेहतर होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर डायस्पोरा वाले जो लोग हैं जिनके पास स्किल वगैरह है, जिनके पास एक्सेस है रिसोर्सेस का, वो बहुत ज़्यादा इंडिया के रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी तक पॉजिटिव परसेप्शन के बारे में बात की है। अब देखते हैं नेगेटिव परसेप्शन के बारे में। बहुत सारे नेगेटिव बातें भी मानी जाती है। इंडिया के जो लोग हैं वो इंडियन डायस्पोरा को बहुत बार ऐसा होता है कि नेगेटिवली परसीव करते हैं। अब नेगेटिव परसेप्शन में हम देखेंगे डिसकनेक्ट विथ इंडिया, कल्चरल क्रिटिसिज्म, मॉरल जजमेंट। अब एक एक करके ये पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो नेगेटिव परसेप्शन है वो है डिसकनेक्ट विथ इंडिया। जो भी इंडियंस है, जो इंडियन डायस्पोरिकल पीपल है, जो इंडिया से बाहर रह रही है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वो लोग इंडिया से डिसकनेक्टेड है। यहाँ पर ज़्यादातर वक्त वो लोग प्रिविलेजेस के ऊपर ध्यान देते हैं, यानी कि क्या क्या चीज़ें उनके पास है, उनको सोशियो इकोनॉमिक जो रियलिटी है उसके ऊपर सिर्फ वो लोग ध्यान देते हैं। लेकिन इंडिया का जो चीज़ें है, इंडिया का जो ग्राउंड रियलिटी है, इसके बारे में वो लोग इतना ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। यहाँ पर जो NRIs है या फिर इंडियन डायस्पोरिकल पॉपुलेशन है वो लोग लग्जरी एकोमोडेशन हमेशा चाहते हैं। वो लोग जब भी इंडिया में आते हैं तो बॉटल्ड वाटर में पानी पीते हैं और इंडिया का जो लोकल कंडीशन है इसको लेकर बहुत बार कंप्लेन भी करते हैं कि इंडिया में ये सही नहीं है, वो गलत हो रहा है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों के वजह से लोग समझते हैं कि जो इंडिया का जो डायस्पोरा के पॉपुलेशन है, जो इंडिया से बाहर रह रहा है, वो इंडिया के रूट से डिस्कनेक्टेड हो रही है। फिर यहाँ पर बहुत बार ऐसा, बहुत जगहों पर ऐसा माना जाता है कि जो NRI है उनको नॉन रिटर्निंग इंडियंस भी बुलाया जाता है। यानी कि ये जो NRI है ये बहुत सारे अलग अलग रीज़न के वजह से, जैसे वर्क हो या फिर एजुकेशन हो, इसके पर्पस के वजह से वो लोग इंडिया को छोड़कर बाहर के कंट्रीज़ में जा रहे हैं, लेकिन वापस लौटकर वो लोग नहीं आते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको बहुत सारे सुविधाएं मिलती है। ये जो चीज़ है, ये जो फेनोमेना है, इसको हम ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं, जहाँ पर इंडिया के जो ब्रेन्स है वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर पहुँच रही है, वहाँ पर जाकर काम कर रही है। तो यहाँ पर इनिशियली जो NRIs होते हैं वो इंडिया से पढ़ाई करते हैं, इंडिया में ही उनका जन्म होता है और ये लोग इंडिया में ही अपना बेस एस्टैब्लिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज़ के तलाश में इंडिया को छोड़ के चले जाते हैं, जिसके वजह से इंडिया का जो एक इकोनॉमी है वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता है, क्योंकि इंडिया का जो मेन स्किल्ड वर्कर्स है या फिर स्किल्ड एम्प्लॉयज़ है वो बाहर के कंट्रीज़ में चले जा रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर नेगेटिव परसेप्शन है इंडियन डायस्पोरा को लेकर के, वो लोग इंडिया से डिस्कनेक्टेड है। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो है कल्चरल क्रिटिसिज्म। कल्चर के वजह से भी बहुत सारे लोग इंडियन डायस्पोरा को क्रिटिसाइज करते हैं। हमने थोड़ी देर पहले पॉजिटिव
इफेक्ट में भी इसकी बात की है, पॉजिटिव परसेप्शन के ऊपर भी यहाँ पर इसका इम्पैक्ट है, लेकिन नेगेटिव में भी हम कल्चर की बात करते हैं। अब यहाँ पर कल्चरल क्रिटिसिज्म किस किस ग्राउंड पे होता है? जो लोग इंडियन डायस्पोरा के पॉपुलेशन है, इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी का हिस्सा है, वो बाहर के कंट्रीज में रहते हैं, वो लोग ज्यादातर टाइम वेस्टर्न वैल्यूज को फॉलो करते हैं, वेस्टर्न लाइफस्टाइल को वो लोग एडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो इंडियन ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है, इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज है, उसको वो लोग छोड़ देते हैं। ये सारी चीजें हमें बहुत सारे फिल्मों में, लिटरेचर में दिखाई देते हैं कि जो NRIs होते हैं वो इंडिया का कल्चर को भूल जाते हैं और वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अपना लेते हैं, वो अपना इंडियन रूट्स को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो इस वजह से उनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो लोग इंडिया से जब बाहर चले जाते हैं तो इंडिया के कल्चर को भूल जाते हैं, इंडियन कल्चर को वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। फिर दूसरा जो कल्चरल क्रिटिसिज्म है वो है जेनरेशनल गैप। बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं जो अपने बच्चे को अपना कल्चरल हेरिटेज ट्रांसमिट करना चाहते हैं, अपना कल्चरल हेरिटेज देते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस के वजह से, बहुत सारे ऐसे लिमिटेशंस है जिसके वजह से ये फुलफिल नहीं हो पाता है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि जनरेशन के बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। जो फर्स्ट जनरेशन होता है जो इंडिया से दूसरे कंट्री में जाता है और उनके जो बच्चे होते हैं वो ये सारे वैल्यूज़ और कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग जब छोटे होते हैं तभी से उनको वेस्टर्न इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, उनका आसपास जो भी लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जनरेशन गैप भी हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे इंडियन फिल्म्स है जो ये चीजें दर्शाती है, जैसे बैंड इट लाइक बेकम कह के एक फिल्म है, फिर मॉनसून वेडिंग, ये सारे चीज़ें, ये सारे जो फिल्म है वो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेशन जो है उनके बीच में जो टेंशन है इसके बारे में दर्शाती है, और जो वेस्टर्न कल्चर है यहाँ पर किस तरीके से डोमिनेट कर रहा है, वेस्टर्न कल्चर किस तरीके से इंडियन वैल्यूज़ को धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है, इसके बारे में बात करती है। तो इस वजह से जो नेगेटिव परसेप्शन है ये भी हमें कल्चर में देखने को मिलता है। फिर जो पॉइंट है वो है मॉरल जजमेंट। मॉरल ग्राउंड पे भी यहां पर इंडियन डायस्पोरा को क्रिटिसाइज किया जाता है, यहां पर नेगेटिव परसेप्शन देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग जो इंडियन डायस्पोरा है इनको ABCD भी कहते हैं। ABCD यानी कि इसका फुल फॉर्म जो लोग कहते हैं वो है अमेरिकन बॉर्न कन्फ्यूज्ड देसी। इस वर्ड से बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है और NRIs को लोग बहुत बार इस नाम से बुलाते हैं। यानी कि ये जो लोग हैं जो इंडिया में पहले तो बसते हैं, लेकिन जब अमेरिका में जाते हैं वहाँ पर जिनका जन्म होता है वो लोग इंडियन ओरिजिन के होते हैं, लेकिन उनका जन्म अमेरिका में होता है या फिर डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं, तो वो अपने इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। उनके पास ना वेस्टर्न कल्चर फुल्ली होता है ना इंडियन कल्चर फुल्ली होता है। तो इस वजह से उनको बहुत बार अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज्ड देसी कहा जाता है, जहाँ पर उनका मॉरल बेसिस इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता है, वो लोग कल्चरली लॉस्ट फील करते हैं। खास करके जो सेकेंड जनरेशन वाले लोग होते हैं वो इस तरीके का फीलिंग्स डेवलप कर लेते हैं। फिर यहाँ पर मीडिया के द्वारा भी गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है इंडियन कल्चर को, इंडियन डायस्पोरा को नेगेटिवली दिखाया जाता है अलग अलग बॉलीवुड के फिल्म्स में, या फिर बहुत सारे जो वेब सीरीज है वहाँ पर भी मीडिया के द्वारा गलत तरीके से दिखाया जाता है इंडियन डायस्पोरा को। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे फिल्में हैं जो बहुत पॉपुलर है, जिनमें से हम देखते हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जिसको हम DDLJ कहते हैं, परदेश। ये जो फिल्म है ये एक बहुत एग्जैक्ट हमें एग्जाम्पल प्रोवाइड करते हैं, जहां पर दिखाया जाता है कि जो लोग इंडिया से बाहर रह रहे हैं वो इंडिया के कल्चर के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं, वो लोग इंडियन कल्चर को अपनाते नहीं हैं, लेकिन वो लोग जब इंडिया में रिटर्न करते हैं, इंडिया में वापस आते हैं, तब उनको इंडिया के कल्चरल वैल्यूज़ के बारे में पता चलता है। यानी कि ये सारे फिल्में हमें ये दिखाती है कि बाहर के कंट्री में इंडियन कल्चर को हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। इंडियन कल्चर को अगर फॉलो करना है तो हमें इंडिया में ही रहना
होगा, इंडियन रूट्स से जुड़े हुआ होना होगा। तो ये जो मीडिया है, अलग अलग मूवीज़ वगैरह या फिर सीरियल वगैरह, यहाँ पर गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, गलत तरीके से चीज़ों को दिखाई जाती है। तो ये सारे ग्राउंड में, ये सारे चीज़ों के बेसिस पर जो इंडियन डायस्पोरा है उनका एक नेगेटिव परसेप्शन तैयार होता है इंडियंस के बीच में। तो ये सारे चीज़ों के वजह से हम नेगेटिवली परसीव करते हैं इंडियन डायस्पोरा को। अब यहाँ पर हम देखते हैं इवॉल्विंग परसेप्शन। ये जो परसेप्शन है, नेगेटिव परसेप्शन है, ये धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि हमारा जो आजकल का वर्ल्ड है वो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के वजह से लोग एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं। यहाँ पर हम कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ की ग्रोथ के वजह से हम घर में रहकर बाहर के दूसरे कंट्रीज़ में क्या घटनाएं घट रही है वो भी जान पा रहे हैं। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के इंक्रीज के वजह से इंडिया में जो प्रोफेशनल है, वहाँ पर इंडियन प्रोफेशन, अलग अलग प्रोफेशन का अपॉर्चुनिटीज़ के क्रिएशन के वजह से भी बहुत सारे जो लोग हैं वो इंडिया में वापस आ रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे स्किलफुल लोग हैं जो इंडिया में ही काम करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट देखते हैं जहां पर अभी इवॉल्व हो रहा है, परसेप्शन जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। वो कौन सी रीजन है? यहां पर जो पॉइंट है वो है रिवर्स ब्रेन ड्रेन। हमें इंडिया में रिवर्स ब्रेन ड्रेन देखने को मिल रहा है। जो भी लोग इंडिया से बाहर के कंट्रीज में जा रहे थे, जिनका जनरेशन टू जनरेशन वही कंट्री में वो लोग बस रहे थे, लेकिन अब वो लोग लौटना चाहते हैं। वो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर के कंट्रीज में पहले जॉब करते थे, वहाँ पर रहते थे, अब इंडिया में वापस आ रहे हैं। इंडिया में आकर अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो इंडिया में आकर बस रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों के वजह से जो इंडिया का ब्रेन पहले अलग अलग कंट्रीज में चला गया था वो वापस इंडिया में आ रहा है। तो इस केस को हम रिवर्स ब्रेन ड्रेन भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पर इंक्रीज्ड इंटरेक्शन भी हम देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन के वजह से हमारा लोगों के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस वजह से बाहर के कंट्रीज़ में जो लोग रह रहे हैं वो भी इंडियन कल्चर को एक्सेस कर पा रहे हैं। इंडिया में क्या क्या कल्चर फॉलो की जा रही है, इंडिया में किस तरीके का रिलीजियन है, किस तरीके का लोग व्यवहार करते हैं, ये सारी चीज़ें लोगों को वहाँ पर बैठकर ही पता चलता है। तो इस वजह से जो कल्चरल गैप है इंडिया और इंडियन डायस्पोरा के बीच में, ये गैप दिन ब दिन कम हो रहा है और यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं इंडियन डायस्पोरा वाले लोग, वो डुअल आइडेंटिटी आजकल देखने को मिलती है। जो भी एनआरआई या फिर पीआईओज है, यानी कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो लोग दिन ब दिन इंडिया की तरफ झुकते जा रहे हैं। और इंडिया का जो पॉलिसी है, पॉलिसी में बदलाव के वजह से अब डुअल सिटीजनशिप का भी हम सिचुएशन देखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डुअल सिटीजनशिप है। अब यहाँ पर इसके वजह से उनके पास डुअल आइडेंटिटी होती है, यानी कि दो तरीके का आइडेंटिटी उनके पास होता है। एक होता है वो लोग जिस होस्ट कंट्री में रहते हैं, जैसे यूके हो या फिर यूएसए हो, जिस भी कंट्री में वो लोग रहते हैं उनका तो एक अलग आइडेंटिटी होता है। साथ ही साथ वो लोग इंडियन है वो लोग फील कर सकते हैं, यानी कि वो लोग फॉरिजिन लैंड के साथ साथ जो इंडियन हेरिटेज है इसको भी मेंटेन कर पा रहे हैं। यहाँ पर उनके पास डुअल आइडेंटिटी है। वो इस वजह से हम कह सकते हैं ये जो नेगेटिव परसेप्शन है इंडियन डायस्पोरा को लेकर, ये दिन ब दिन इवॉल्व हो रहा है और भी बेहतर होता जा रहा है। और लोग ज़्यादातर आजकल इंडियन डायस्पोरा को पॉजिटिवली ही एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। खास करके इकोनॉमिक सेक्टर में उनका कंट्रीब्यूशन के वजह से बहुत सारे हेल्पफुल एक्टिविटीज़ में जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है वहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी इंडिया में करते हैं। तो आज के क्लास में हमने समझने की कोशिश की है कि इंडियंस किस तरीके से इंडियन डायस्पोरा को परसीव करते हैं, उनको किस तरीके से उनके बारे में फील करते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रा ध्यान से पढ़िएगा और ये जो मैंने क्लास कराई है इससे ये आंसर इजीली हो जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन
एग्जाम में ज़्यादातर आता है वो है एग्जामिन द परसेप्शन ऑफ इंडियंस ऑन द नॉन रेसिडेंट इंडियंस एंड ओवरसीज इंडियन। यानी कि यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा के बारे में ही बात की जा रही है। इंडियन डायस्पोरा के बारे में क्या परसेप्शन रखते हैं, तो ये क्लास आपको ये आंसर देने में मदद करेगी। अगर आप लोगों को मेरे क्लासेस की PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक ले सकते हो और आप लोग PDF खरीद सकते हो। इसके अलावा भी YouTube चैनल पे आपको सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल मिलेगी। यहाँ पर इग्नो के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के ज़्यादातर क्लास जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जाम के रिलेटेड वो सारे क्लासेस मैंने ऑलरेडी करा के रखी है। आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग एग्जाम के लिए इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। आपको बुक वगैरह पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने बहुत मेहनत करके अलग अलग ईयर्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसको एनालाइज करके प्लेलिस्ट तैयार की है। तो आज का क्लास मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जब आप दोस्तों के साथ चीज़ें शेयर करते हो तभी उनको पता चलता है कि आप उनके बारे में केयर करते हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।